ड्रामा की स्टार्टिंग में चाइनीज ओल्ड इरा को दिखाया जाता है। एंजिया बेहोशी की हालत में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। वो पानी में डूबी थी और कुछ लोगों ने उसका जान बचाया था। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को मस्त मस्त लड़कों से घिरी हुई पाती है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या वो मरने के बाद हेवन में चली गई है, बट उसे होश आता है कि नहीं, वो तो जिंदा ही है, तो वो यहाँ क्या कर रही है। एक्चुअल में एंजिया वापस से रीबर्थ लेकर के आ गई थी। पिछले जन्म में उसकी शादी जियांग नाम के एक बंदे से कराई गई थी, जो कि एक फाइटर था, फ्लड ऑफिसर था, और उससे उसकी नहीं बनती थी और एंड द एंड उसकी जान चली जाती है। हालांकि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, लेकिन एंजिया ही बुरी थी। मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉक्सिक वही थी। उसने अपने घर परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया था और अब यहाँ पर उसे दोबारा मौका मिला है रिबर्थ लेकर के चीज़ों को सुधारने का। अब वो पास्ट के बारे में सब कुछ, फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानती थी। अभी फ़िलहाल जियांग अमीर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर नहीं है, जो कि एंजिया के लाइफ में हुआ करता था। बट फिर भी घर पर रखी चीज़ों को देख करके एंजिया काफ़ी खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि इस बार वो दोबारा वो गलती नहीं करेगी। तभी एंट्री होती है जियांग की। अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट की वजह से जियांग अपनी चलने की एबिलिटी खो चुका था। वहाँ पर फिर भी उसके सारे साथ वालों से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। वो अपने टाइम का बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। एंजी उसकी वाइफ थी। वो उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। घर की मेड उसकी बेटी को लेकर के आता है। फ्लड में इसने अपने पेरेंट को खो दिया था। जियांग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। एंजी उस बच्ची को भी पसंद नहीं करती थी। जियांग उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, तुम यही चाहती थी ना, इसे रखो। आज के बाद इस छोटी बच्ची को और मुझे कभी परेशान मत करना। इसके बाद जियांग उस बच्ची से बात करने लगता है। एंजिया सोचती है कि शायद उसने चीज़ों को बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन सुधारने का वो एक लास्ट कोशिश ज़रूर करेगी। उस डाइवोर्स पेपर को लेके फाड़ देती है और खुद खा जाती है। कहती है, मैं अभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती, मुझे सिर्फ कुछ दिन का वक्त दे दो। अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई और उसके बाद भी तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना ज़रूरी लगा तो मैं ज़रूर ही तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। ये कहते हुए वो एंजिया को जियांग को घर में अंदर लेकर के जाती है। कमरा लॉक कर दी है। जियांग कन्फ्यूज कि ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है। वो उससे बात करती है। कहती है, देखो जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं चीज़ों को ठीक ज़रूर करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगी। इसके बाद घर पे रखी चीज़ों को वो देखने लगती है। सारी महंगी महंगी चीज़ें जो कि फ्यूचर में बहुत महंगी होने वाली थी, वो यहाँ पर रखी हुई थी। जियांग एंजिया को एक और चांस देता है। उसकी नज़रें यहाँ पर उसके मेडल्स पर पड़ती है। एंजिया उसका मूड ठीक करने के लिए फुटबॉल लेकर के बाहर खेलने के लिए चलने बोलती है। जियांग, वो छोटी बच्ची और एंजिया तीनों ही खेलने के लिए जाने वाले थे। एंजिया को ऐसा लगता है इससे जियांग का थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। वो पहले उस बच्ची को मनाती है और कहती है, चलो साथ में खेलने के लिए चलते हैं। वो बच्ची भी रेडी हो जाती है। जियांग सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे पैरालाइज इंसान को फुटबॉल खेलने के लिए लेके जा रही है। एंजिया उसे गोलकीपर बना देती है। वो तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में खेल रहे होते हैं। उन दोनों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जियांग को लग रहा था कि एंजिया काफ़ी बदली बदली सी है। शायद वो डूबने वाले एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग सही जगह पर आ गया है। खेलने के चक्कर में यहाँ पर वो छोटी लड़की गिरने लगती है। एंजिया उसे संभालने के लिए गिरने लगती है तो जियांग व्हील चेयर से नीचे आकर के उन दोनों को ही सेव कर लेता है। तभी जियांग की मोम और उसका छोटा भाई यहाँ पर आ जाता है। ये लड़की आगे चल कर के बहुत बड़ी मेडिकल स्टूडेंट बनने वाली है। जियांग का भाई आगे चल के बहुत बड़ा आइडल बनने वाला था, यानी कि सिंगर बनने वाला था। एंजिया सोचती है कि बेटा वो सही में किस्मत वाली है, इतनी अच्छी फैमिली में, अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई है। जियांग का भाई एंजिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा ही उसके भाई को परेशान करती रहती थी। आज भी वो एंजिया को गलत समझ रहा था। जियांग और उसकी बेटी उसे एक्सप्लेन करते हैं उसकी मॉम को। एक्चुअल में एंजिया उन्हें बाहर खेलने के लिए लेकर के आए हुए थे। उन्हें काफ़ी मज़ा आया। जियांग को एंजिया घर में अंदर लेके जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। जियांग शर्मा रहा होता है और एंजिया इस चीज़ को समझ नहीं रही थी। उसे कहती है, देखो अब तुम मेरे लीगल हस्बैंड हो तो मुझे इतना कुछ तो खुद के लिए करने ही दो। लेकिन यहाँ पर जियांग उसे मना कर रहा होता है। एंजिया उसे कहती है, ओ कम ऑन यार, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। लेकिन जियांग एंजिया को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। बाहर वो छोटी बच्ची अकेले कॉर्न खा रही थी। एंजिया उसे कहती है, क्या उसे भूख लगा है।
बेटी कहती है हाँ। वो कहती है तो तुमने बताया क्यों नहीं? छोटी लड़की कहती है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, सब काम में बिजी हैं इसलिए। एंजिया कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी फूड बना देती हूँ। वो बच्ची रेडी हो जाती है प्यार से। अब वह एंजिया को मॉम भी कह के पुकारने लगती है, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया था। एंजिया धीरे धीरे करके इस घर में सबका दिल जीत रही थी। वो बाहर जाती है, काफ़ी सारी टेस्टी चीज़ें बना के लेके आती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आता और वो छोटी बच्ची को खाने से रोक रहा था। एंजिया उसे खा के दिखाती है और कहती है इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जियांग कहता है नहीं, एक्चुअली वो छोटी बच्ची कुछ चीज़ों से एलर्जिक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर मना कर रहा था। तो वो यहाँ पर उसे कहती है। इसके बाद वो लोग सब साथ में खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर कि जियांग को ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा होता है। एंजिया जियांग को कमरे में लेकर के जाती है। वो यहाँ पर उसे कहती है कि डोंट वरी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी और हम नॉर्मल कपल की तरह सोने वाले हैं। वो दोनों बेड शेयर करके सो रहे थे, लेकिन रात में एंजिया जियांग से ही रिलेटेड सपने देख रही थी और उसे हक कर लेती है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। अगली सुबह जब वो जगती है तब भी वो जियांग के ही बॉडी को टच कर रही थी। वो ऑकवर्ड हो जाता है। एंजिया की नींद खुलती है, वो उससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और यहाँ पर जियांग शर्माते हुए वहाँ से चले जाता है। लेकिन एंजिया को लग रहा था कि वो उससे गुस्सा है। उनके बीच छोटे छोटे ही प्यार के मोमेंट क्रिएट हो रहे थे, बस वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। अगली बार वो लोग खा रहे थे तो एक दूसरे के साथ काफ़ी ऑकवर्ड थे। यहाँ पर उसका भाई गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि भाभी से ऐसे बिहेवियर नहीं करते हैं। अब एंजिया को समझ आता है कि एक्चुअल में जियांग का पैर ठीक हो सकता है। उसने अपनी दादी से कुछ मसाज के टेक्निक्स सीखे थे, तो वह जियांग पर ट्राई करना चाह रही थी। वह जियांग को कमरे में लेकर के जाती है। सारे सोचने लगते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बेचारा जियांग अब वो कंफ्यूज था कि एंजिया क्या करने वाली है। वो उसे अपना पैंट उतारने के लिए बोलती है। जियांग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी ही देर में जियांग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब वो लोग सब समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, ये रोमांस कर रहे हैं या क्या चल रहा है। लेकिन एंजिया तो जियांग का मसाज कर रही थी। वह कहती है मैंने मेरे ग्रैंड मदर से ये मसाज की टेक्निक सीखे हैं, जिससे कि तुम्हारे पैरों में फीलिंग आ जाएगी। और यहाँ पर वो धीरे धीरे सच में वो फील लेने भी लगता है। उसके पैरों में सेंसेशन उसे फील होती है। वो पहली बार उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके दरवाज़ा नॉक करने लगता है। एंजिया बाहर निकलती है तो वो जिजी होती है। जिजी जियांग के भाई की टीचर थी। वो जियांग को पसंद करती थी। वो एक फेमस डॉक्टर को लेकर के आई हुई थी जियांग के पैरों का ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं। जिजी कहती है देखो मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, इसी वजह से मैं डॉक्टर को लेकर के आई हूँ। शुरुआत में तो जियांग उसे मना कर देता है, लेकिन जब एंजिया को पता चलता है ये वही डॉक्टर है जिसकी की मसाज टेक्निक उसकी ग्रैंड मदर ने सीखी थी और उसने एंजिया को बताया था, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी फेमस डॉक्टर आगे चल करके बनने वाला है। वो डॉक्टर भी यहाँ पर चेक करता है तो वो भी शौक हो जाता है और बोलता है कि ऐसी मसाज टेक्निक तो आज के टाइम में निकली ही नहीं है, तो तुमने कैसे सीखा? एंजिया कहती है मैंने अपने ग्रैंड मदर से सीखा था। अब वो यहाँ पर जियांग को चेक करके बताते हैं कि अगर एंजिया ऐसे ही मसाज करती रही तो जियांग जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, वो एंजिया को कहते हैं एक काम करो, तुम ना अपना मसाज टेक्निक लिख करके मुझे दे दो, इससे मेडिकल में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। एंजिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तुरंत ही ऐसा करती है। वो डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाता है और एंजिया को अपने हॉस्पिटल आने के लिए कहता है क्योंकि उसने इस मसाज टेक्निक में, मसाज के वर्ल्ड में उसका बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया था। इनफैक्ट एंजिया उससे कहीं ज़्यादा खुश थी कि वो इतने फेमस डॉक्टर से मिल पा रही है। अब जियांग समझ नहीं पा रहा था कि एंजिया इतनी खुश कैसे है। गुस्से में आकर के जिजी एंजिया के ऊपर हॉट पानी का बोतल फेंकने वाली थी, लेकिन जियांग उसे सेव कर लेता है। सेव करने के चक्कर में वो उठ के खड़े हो जाता है। उसके घर वाले सब कमरे में आ जाते हैं। जियांग को अपने पैरों पर खड़ा होता देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि जिजी जो डॉक्टर लेकर के आई है उसकी वजह से जियांग खड़ा हो पाया, लेकिन जियांग सबको क्लेरिफाई करता है कि एक्शन में एंजिया के मसाज टेक्निक की वजह से ही जियांग आज चल पाया है। जियांग के भाई को तो भरोसा ही नहीं होता है। जियांग गुस्सा करते हुए कहता है मुझे नहीं समझ में है कि एक्शन में मैं किसके टेक्निक से खड़ा हो पाया हूँ। अब जिजी को यहाँ पर जियांग वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसके कॉलेज की टीचर है, उसके घर की मेंबर नहीं है। जिजी फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है।
जियांग यहाँ पर ऐसे एंजिया के धीरे धीरे करीब जा रहा था। एंजिया को लगता है कि वो ठीक होते उसके साथ रोमांस करने आ रहा है, वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। लेकिन तभी वो देखती है कि वो उसके पैरों में दवा लगाने के लिए आ रहा है। वो नोटिस कर लिया था कि एक्चुअल में उसके पैर में इस तरीके से चोट लगा हुआ है, इसी वजह से वो उसे पैरों में इस तरीके से दवा लगा रहा होता है। अब यहाँ पर वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन खुश भी थी कि चलो कम से कम वो उसका ख्याल रख रहा है। दूसरी तरफ जियांग उसे अपनी पूरी मंथली दे देता है और एंजिया खुश हो जाती है। बट पिछली बार ऐसा था नहीं, तो वो सोच रही थी इस बार ऐसा क्या चेंज हो गया। अब एंजिया अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए जाती है। एंजिया के मॉम डैड के मौत के बाद उन लोगों ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया था। उसके अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा लालची थे और अब अपने बेटे के लिए एंजिया को और भी पैसा देने के लिए बोल रहे थे। एक्चुअल में एंजिया यहाँ पर इस तरीके से जो है हमेशा हर जियांग के पैसे ला करके उन्हें देते रहती थी। वो लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही गोल्ड डिगर थे और अब उन्हें यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। एंजिया उसे कहती है, मैं क्यों तुम्हारे बेटे को पैसे देने जाऊँ, ऐसा है ना कि तुम यहाँ पर खुद ही अपने बेटे के लिए पैसे लेकर के आओ। अब जियांग और उसका भाई दोनों ही एंजिया को उस घर से निकलते देखते हैं। उसके पास जियांग का पासबुक था। उसके भाई को लग रहा होता है कि वो जानबूझ करके यहाँ पर इस तरीके से पैसे उसके खर्च करने के लिए गई है। एंजिया सोचती है कि उससे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसे भी अमीर होना होगा। तभी वहाँ पर वो एक स्पेशल फ्लावर को देखती हैं जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी नॉर्मल दामों में बिक रहे थे। तो वो उन सारे फ्लावर पॉट्स को बाई कर लेती है। घर पर सब उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंजी इतने सारे फ्लावर पॉट लेके आती है। जियांग का भाई गुस्सा करने लगता है कि मेरा भाई इतने मेहनत से पैसे कमा रहा है और तुम उन्हें बर्बाद कर रही हो। जियांग अपने भाई को डांटते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी भाभी है, तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो। ये पैसे मैंने एंजिया को दे दिए हैं, अब आगे उसकी मर्जी है, वो चाहे जो भी करे। एंजिया ने बता दी है कि अगले 10 से 15 दिनों में इन सारी चीज़ों के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। सिर्फ इतना दिन तुम लोग रुक जाओ, फिर देखना हमारे पास पैसों की बारिश होगी। जियांग का भाई गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। उसकी मॉम और जियांग दोनों ही एंजिया को सपोर्ट कर रहे थे। रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। एंजिया जल्दी जल्दी वो फ्लावर पॉट घर के अंदर कर रही थी, वरना वो भीग के ख़राब हो जाते। जियांग, उसकी मॉम, उसका भाई तीनों ही उसका हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग उन सारे पॉट को अंदर लेकर के जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से ठंड न लग जाए, इस वजह से मॉम ने सबके लिए जिंजर सूप बनाया हुआ था। जियांग और उसका भाई दोनों ही मिलकर के सारे फ्लावर पॉट को सुखा रहे होते। तभी न्यूज़ आने लगता है कि एक्चुअल में ये सारे फ्लावर के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअल में ये इनसे दवा बनता था, इसी वजह से उसे पता था, उसने इन चीज़ों को ख़रीद लिया था। जैसे ही ये बातें न्यूज़ में आती हैं सारे काफ़ी शौक हो जाते हैं। एंजिया ने जितना पैसा लगाया था उससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसे मिला। वो काफ़ी खुश हो जाती है और जियांग भी शौक था कि जो उसने कहा था वो सही ही कहा था। अब वो सारे पॉट्स को सेल करने का डिसाइड करती है ताकि उसे पैसे मिल सके और वो पैसे जो जियांग से उसने उधार लिए हैं वो उसे लौटा सके। उसका भाई शौक हो जाता है कि एंजिया सच में यहाँ पर टैलेंटेड है, लेकिन वो अब भी एंजिया से अच्छे से बिहेव करने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी फैमिली अब एक हैप्पी फैमिली बन के रह रही थी, लेकिन जीजी को चैन नहीं था। वो यहाँ पर जियांग और एंजिया को दूर करना चाह रही थी। अगले दिन जब एंजिया सारे फ्लावर पॉट्स को बेच लेती है तो वो जियांग के पास आती है और उसे उसका पासबुक निकाल के देते हुए कहती है, ये देखो तुमने जितने पैसे मुझे दिए थे वो पैसे मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। जियांग उसे कहता है, तुम वाइफ हो मेरी, हमारे घर में जो वाइफ होती है वो ही यहाँ पर घर के खर्चे चलाते हैं, तो ये पैसे तुम्हारे हुए। एंजिया ये सुन के खुश हो जाती है और जियांग एंजिया को खुश देख के खुश था। एंजिया अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए जाती है। उसने 3 दिन का समय दिया था ये घर खाली करने के लिए। वो लोग हमेशा ही उसे बुली करते रहते थे। वो लोग घर खाली नहीं कर रहे थे, वो लोग घर रेंट पर ले रहे होते हैं। एंजिया कहती है, ठीक है 2000 मुझे चाहिए हर महीने। फ़िलहाल के लिए उसके अंकल वो पैसे दे देते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया था कि वो एंजिया से ये घर भी अपने नाम करवा लेंगे और पैसे भी उससे ले लेंगे। वो पैसे लेकर के लौट रही होती है। उसके भाई को अब भी लगता है कि वो अपने फैमिली वालों से कनेक्टेड है, तो वो अब भी उन्हें पैसे देने के लिए जा रही है। लेकिन एंजिया की असलियत उन्हें पता नहीं था और इधर उसकी फैमिली वाले अब उसके खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब घर पे बैठ करके खाना खा रहे थे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो कहने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है जो जियांग के भाई के ग्रेड्स हैं वो सही नहीं है और वो बहुत ही ख़राब मार्क्स ला रहा है। एंजिया वहाँ पर उस बात पर हंसने लगती है।
जीजी उन्हें बताती है कि पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से यहाँ पर उसके मार्क्स गिर रहे हैं। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं उसकी टीचर हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगी। मैं ज़रूर इसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि इसके मार्क्स आ सके अच्छे। वो तो बस जियांग के घर पर रहने का अपना इंतज़ाम कर रही होती है, जिसकी वजह से कि वो इस तरीके से जियांग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। और ये सब कुछ उसे समझ तो आ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंजिया उसे मना नहीं करती है। उसे फ्री का लेबर जो मिल रहा होता है, फ्री का टीचर मिल रहा था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एंजिया की फैमिली थी वो पुलिस ऑफिसर को लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पर एंजिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। एंजिया भी कहाँ ही कम थी, उसका इमोशनल ड्रामा स्टार्ट होता है और वो सब कुछ सच बताने लगती है, कहने लगती है कि क्या प्रॉब्लम एक्शन में यहाँ पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब पुलिस ऑफिसर को एंजिया की फैमिली को घर खाली करने के लिए बोलना पड़ता है। एंजिया के ड्रामा की वजह से उन्हें 3 दिनों का समय दिया जाता है और कहा जाता है कि इन 3 दिनों में वो लोग एंजिया का घर खाली कर देंगे। फुल ऑन एंजिया का इमोशनल ड्रामा यहाँ पर चल रहा होता है और ये सब कुछ ड्रामा करने के बाद उन्हें एंजिया को कंपनसेशन भी देना पड़ता है। इस कंपनसेशन की वजह से एंजिया थोड़ी सी सेटिस्फाइड थी कि चलो कम से कम यहाँ पर इस तरीके से जो है उसका काम हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जियांग होता है उसे एंजिया की काफ़ी फ़िक्र हो रही होती है। उसके फैमिली मेम्बर्स के जाने के बाद वो यहाँ पर उसका केयर करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंजिया को वो कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीजी को अब वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है। वो बाहर जा कर के एंजिया के फैमिली से मिलती है और उन्हें कह रही होती है कि अगर हम साथ मिल कर के काम करें तो एंजिया को सबक सिखा सकते हैं। उसकी फैमिली ये बात यहाँ पर मान जाती है और वो लोग अब जीजी के साथ मिल कर के काम करने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग एंजिया के गले पर ऐसे दवा लगा रहा था। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं और उसका यहाँ पर कहना था कि चाहे सिचुएशन जो भी हो वो ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकती। उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने ही वाला था कि तभी जियांग का भाई वहाँ पर उससे कुछ बात करने के लिए आ जाता है। एंजिया ने उसे गाना गाने के लिए सपोर्ट किया था क्योंकि उसे पता था कि वो आगे चल के फेमस सिंगर बनने वाला है, तो वो उसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब वो इस तरीके से मान जाती है और वो दोनों वापस से रोमांस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं अब जियांग की बेटी आ जाती है और वो उनके साथ सोना चाह रही थी, तो एंजिया भी उसे अपने साथ रख लेती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है वो दोनों अगले दिन काफ़ी लवी डबी साथ में हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेटी का जिद था कि वो उन्हीं के साथ सोएगी। बेचारे जियांग उनके तहरमानों पर पानी ही फिर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी वापस से पिछली क्लास की कुछ टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आ जाती है यहाँ पर और वो कह रही होती है कि अगले कुछ दिनों तक वो घर पर ही रह के जियांग के भाई को पढ़ाना चाहती है जिससे कि उसके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आ सके। तो वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि जियांग मना कर रहा था, लेकिन एंजिया सोचती है कि फ्री का ट्यूशन टीचर यहाँ पर जब आने वाला है तो वो इस तरीके से क्यों ही जाने दें। तो वो कह देती है कि ठीक है तुम जियांग के भाई को पढ़ाना। वो जियांग से चिपकने का कोशिश कर रही थी, एंजिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि देख करके जियांग को जेलसी होने लगता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि वो जियांग एंजिया को कमरे में लेके जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहता है कि तुम्हें जलस नहीं होता, दूसरी लड़की मुझे भाव दे रही है। एंजिया हंसते हुए कहती है तुम हस्बैंड हो मेरे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, चाहे दूसरी लड़की कितना भी पटाने का कोशिश करे कुछ भी नहीं होने वाला है। और इधर जीजी तो जियांग के बारे में ही सोच रही थी, उसके भाई को पढ़ाते समय भी जैसा कि इन लोगों ने प्लान बनाया था वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे जो उसके अंकल लोग थे यहाँ पर इस तरीके से और सारे लोगों को लेकर के आ जाते हैं और एंजिया को माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि अब उसने ये शर्त रखी थी कि यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो उन्हें आकर के सबके सामने ऐसे माफ़ी मांगना होगा। अब एंजिया उनसे और भी पैसे की डिमांड करती है जो कि आज तक उसने जियांग के पैसे खर्च किए हैं, तो उन्हें वहाँ पर मजबूरी में देना पड़ता है वो पैसे। यहाँ पर अगर वो नहीं देती तो वो लोग यहाँ पर उसके भाई को बहुत सारी ड्रामेबाजी होने के बाद जियांग यहाँ पर आता है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। जियांग के आगे भला कोई क्या ही पंगा लेने वाला था। एंजिया अपने फैमिली वालों के इस पंगे को संभालती है और उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है।
अगले 3 दिनों में वो लोग इसका घर भी खाली कर देने वाले थे। तभी वहाँ पे जियांग के अपर लेवल का एक बॉस यहाँ पर आता है। जियांग ने इस फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा वाला कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उससे खुश होकर के उसे कुछ अवार्ड्स वगैरह और बहुत सारे पैसे भी दिए जा रहे थे। जियांग इस चीज़ से खुश था, उससे कहीं ज़्यादा खुश एंजिया थी, क्योंकि इसके बाद एक्चुअल में वो शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान वहाँ पर बन जाने वाला था। और होता भी ऐसा ही है। अब सब सोचने लगते हैं कि जियांग कितना लकी है, उसे ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि इसे पाने के लिए एक्चुअल में उसने कितने ज़्यादा ही पापड़ बेले, अपनी ज़िंदगी में कितने सारे काम किए हैं। अब कोई भी यहाँ पर इस पूरे शहर में उससे पंगा नहीं ले सकता था, और वो वही तो चाह रही होती है। उसके अंकल आंटी का तो पल्ला भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अब यहाँ पर जो है जियांग देखने के लिए जाता है एंजिया के साथ उसका नया घर, जो कि उसके अंकल आंटी ने उसे बेचा था। वहाँ पर एंजिया को स्नेल मिलता है। अब यहाँ पर वो लोग स्नेल कभी खाया नहीं करते थे, लेकिन एंजिया को एक दिमाग आता है, वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रही थी। हालांकि वो उस टाइम में इतना आसान नहीं था, वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट के लिए सर्टिफिकेट लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी जियांग जो था वो तो उसके सपोर्ट में ही था, और यहाँ पर वो उसका रजिस्ट्रेशन वाला लेने में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब वो यहाँ पर वो स्नेल सूप बनाती है, तो फिर स्मेल से तो कोई खाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी एंजिया उन्हें फोर्स करती है खाने के लिए। जियांग सबसे पहले बलि का बकरा बनता है, क्योंकि वो हस्बैंड था। वो टेस्ट करता है, उससे वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और सारे ही काफ़ी खुश होकर के उस चीज़ को खाने लगते हैं, ये सोचते हो कि वाह ये कितना ज़्यादा वाला टेस्टी है। अब यहाँ पर एंजिया कहती है कि वो यही सारे डिशेज अपने रेस्टोरेंट में भी बनाने वाली है। अगले दिन वो और भी लोगों के लिए ये डिश बनाती है, तो सबको पसंद आता है। नेक्स्ट डे जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही थी, तब एक इंसान को नीचे गिरे हुए देखती है। एंजिया यहाँ पर उसे फर्स्ट मेडिकेशन दे दी है, जिससे कि उन्हें होश आ जाता है। वो एक्चुअल में जीजी के अंकल थे। हेल्प करने के बजाय वो उल्टे एंजिया को ही रोक रही होती है कि वो अंकल का हेल्प ना करे। जीजी के अंकल को होश आता है, उन्हें पता चलता है कि एंजिया ने उनका हेल्प किया है, तो वो यहाँ पर उसे रेस्टोरेंट के रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। एंजिया को वो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब उसकी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट थी, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जियांग का भाई आता और कहता है, देखो ना सिस्टर लॉ, मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, और मैं सिंगिंग का प्रैक्टिस भी नहीं करने वाला। अगले कुछ दिनों में ही यहाँ पे वो प्रैक्टिस सिंगिंग का कंपटीशन होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एंजिया उसकी हेल्प करती है, उसे आइडियाज़ देती है, जिससे कि उसे काफ़ी हेल्प मिलता है। सब कुछ एंजिया के हिसाब से चल रहा था। ये देख करके जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, और जियांग तो अपनी पूरी जान ही एंजिया पर छिड़क रहा होता है। एंजिया जीजी को वार्न करती है और कहती है, तुमसे ना हो पाएगा मेरे हस्बैंड को पटाना, कोशिश भी मत करना। फिर यहाँ पर जियांग चाइनीज़ वैलेंटाइन डे था, तो एंजिया के लिए एक गोल्डन का ब्रेसलेट लेकर के आता है। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से कितना प्यार है, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने ये महंगा वाला ब्रेसलेट खरीदा है। एंजिया काफ़ी खुश हो जाती है, और जियांग से कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की वजह से आगे आने वाले टाइम में हम बहुत ही अमीर होने वाले हैं। रात में जीजी एंजिया से बहुत गुस्सा थी, और वो उसकी बेटी को बुली करने लगती है। वो बेचारी छोटी बच्ची डर जाती है, रोने लगती है, तो जीजी उसे चुप कराती है और कहती है, खबरदार जो उसने कभी किसी को बताया कि वो उसे डांट रही है, और उसे चुप करा देती है। वो छोटी बच्ची चुपचाप बैठी हुई थी। जियांग और एंजिया ये देख करके परेशान हो जाते हैं कि उसे क्या हुआ, वो क्यों शांति से बैठी है। वो लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि उसे किसने बुली किया, तो वो डरते डरते बता देती है कि जीजी ने। उसका कहना था कि वो इस घर में रहना डिजर्व नहीं करती, उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, और वो उसी की वजह से मारे गए हैं। जैसे ही ये बात उन्हें पता चलता है, तो वो लोग गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी को घर से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि अब तक हम तुम्हारी नौटंकियों को झेल रहे थे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। एक छोटी बच्ची तक को तुमने नहीं छोड़ा, और उसे घर से निकाल दिया जाता है। जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, और वो ये सोच रही होती है कि एंजिया को तो वो सबक सिखा करके रहेगी। एंजिया उसे कहती है, दोबारा इस घर में कभी मत आना। जियांग एंजिया को घर में अंदर लेकर के जाता है। वो छोटी बच्ची काफ़ी खुश हो जाती है। इधर उसका भाई भी खुश था, और फाइनली एंजिया के हेल्प की वजह से वो अपना कॉलेज का भी एग्ज़ाम पास कर गया था, और अब वो अपने सिंगिंग कंपटीशन पे फोकस कर रहा होता है। रात में एंजिया गहरे नींद में थी। जियांग प्यार से उसे किस करने जाता है, लेकिन वो सपने में भी पैसे कमाने की ही बातें कर रही थी। अगले दिन वो सिंगिंग कंपटीशन था, जहाँ पर कि जियांग का भाई पार्टिसिपेट करता है। एंजिया को पता था ये कुछ भी गाना गाए आगे चल करके फेमस ही होने वाला है, तो वो अपना गाना गाता है जो कि एंजिया ने उसे बताया था, और वो उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीत जाता है। इससे आगे का फ्यूचर का रास्ता
उसका खुल जाता है। जियांग भी काफ़ी खुश था क्योंकि एंजिया के आइडिया की वजह से ही उसका भाई यहाँ पर इस फील्ड में आया था, वरना वो कभी भी नहीं आता। इसके बाद एंजी अपना रेस्टोरेंट खोलती है, स्नेल सूप बेच रही थी। सबको वो स्नेल सूप बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जीजी यहाँ पर चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रही थी और यहाँ पर वो उसकी फैमिली के साथ मिल करके कहती है क्यों ना इसके रेस्टोरेंट वाले बिज़नेस को हम बर्बाद कर देते हैं। उसकी फैमिली यहाँ पर जीजी के साथ काम करने के लिए वापस से रेडी हो जाती है। एंजिया के पास इनफ पैसे आ रहे थे और वो बहुत ही खुश थी। एक्चुअल में अब वो यहाँ पर मिलेनियर बनने वाली थी आगे आने वाले कुछ समय में। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो इसी बात से खुश होकर के वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। घर पर उसके घर वाले उसे संभाल रहे थे। जियांग उसे कमरे में लेकर के जाता है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एंजिया बहुत ही ज़्यादा नशे में थी और जियांग उसे शुरुआत में तो रोक रहा होता है, लेकिन फिर एंजिया का कहना था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से जो है अब तुम मेरे हस्बैंड हो, रुकने का क्या फ़ायदा। तो वो दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते। अगली मॉर्निंग एंजिया थोड़ा इस बात से शायद थी कि कल रात वो फर्स्ट टाइम जियांग के साथ इंटीमेट भी हुई और उसे चीज़ें याद भी नहीं है। जियांग उसे कहता है तो चलो याद दिला देता हूँ, लेकिन तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता और बोलता है कि फूड पॉइजनिंग की कंप्लेन आ रही है। उसकी फैमिली ने ऐसा किया था। अब पुलिस एंजिया को पकड़ के लेके जाने वाली थी। उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर एंजिया के सपोर्ट में थी। वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फाइनली वो लोग इस बात तक पहुंच जाते हैं कि एक्चुअल में एंजिया की जो फैमिली है ना वो ही यहाँ पर ऐसा कर रही है और ये सब कुछ उसकी फैमिली का ही किया हुआ है, जिस वजह से कि एंजिया के इस रेस्टोरेंट में लॉस हो रहा है। फाइनली उसके फैमिली को जेल भेज दिया जाता है। जी अब जो है वो पूरी तरीके से गरीब हो चुकी थी और उसका कोई भी घर वर नहीं था। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है। फाइनली इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जियांग और एंजिया दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए, आई होप कि आपको आप लोगों का रोज़ का तो रूटीन पता ही होगा कि मेरे वीडियोस देखने के बाद क्या करने हैं। फटाक से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ड्रामा की स्टार्टिंग में चाइनीज ओल्ड इरा को दिखाया जाता है। एंजिया बेहोशी की हालत में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। वो पानी में डूबी थी और कुछ लोगों ने उसका जान बचाया था। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को मस्त मस्त लड़कों से घिरी हुई पाती है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या वो मरने के बाद हेवन में चली गई है, बट उसे होश आता है कि नहीं वो तो ज़िंदा ही है, तो वो यहाँ क्या कर रही है। एक्चुअल में एंजिया वापस से रीबर्थ लेकर के आ गई थी। पिछले जन्म में उसकी शादी जियांग नाम के एक बंदे से कराई गई थी, जो कि एक फाइटर था, फ्लड ऑफिसर था और उससे उसकी नहीं बनती थी और एंड द एंड उसकी जान चली जाती है। हालांकि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, लेकिन एंजिया ही बुरी थी। मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉक्सिक वही थी। उसने अपने घर परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया था और अब यहाँ पर उसे दोबारा मौका मिला है रिबर्थ लेकर के चीज़ों को सुधारने का। अब वो पास्ट के बारे में सब कुछ, फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानती थी। अभी फ़िलहाल जियांग अमीर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर नहीं है जो कि एंजिया की लाइफ में हुआ करता था। बट फिर भी घर पर रखी चीज़ों को देख करके एंजिया काफ़ी खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि इस बार वो दोबारा वो गलती नहीं करेगी। तभी एंट्री होती है जियांग की। अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट की वजह से जियांग अपनी चलने की एबिलिटी खो चुका था। वहाँ पर फिर भी उसके सारे साथ वालों से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। वो अपने टाइम का बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। एंजी उसकी वाइफ थी। वो उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। घर की मेड उसकी बेटी को लेकर के आता है। फ्लड में इसने अपने पेरेंट को खो दिया था। जियांग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। एंजी उस बच्ची को भी पसंद नहीं करती थी। जियांग उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, तुम यही चाहती थी ना, इसे रखो। आज के बाद इस छोटी बच्ची को और मुझे कभी परेशान मत करना। इसके बाद जियांग उस बच्ची से बात करने लगता है। एंजे सोचती है कि शायद उसने चीज़ों को बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन सुधारने का वो एक लास्ट कोशिश ज़रूर करेगी।
उस डाइवोर्स पेपर को लेके फाड़ देती है और खुद खा जाती है। कहती है, मैं अभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती, मुझे सिर्फ कुछ दिन का वक्त दे दो। अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई और उसके बाद भी तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना ज़रूरी लगा तो मैं ज़रूर ही तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। ये कहते हुए वो एंजिया को जियांग को घर में अंदर लेकर के जाती है। कमरा लॉक कर दी है। जियांग कन्फ्यूज कि ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है। वो उससे बात करती है, कहती है, देखो जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं चीज़ों को ठीक ज़रूर करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगी। इसके बाद घर पे रखी चीज़ों को वो देखने लगती है। सारी महंगी महंगी चीज़ें जो कि फ्यूचर में बहुत महंगी होने वाली थी वो यहाँ पर रखी हुई थी। जियांग एंजिया को एक और चांस देता है। उसकी नज़रें यहाँ पर उसके मेडल्स पर पड़ती है। एंजिया उसका मूड ठीक करने के लिए फुटबॉल लेकर के बाहर खेलने के लिए चलने बोलती है। जियांग, वो छोटी बच्ची और एंजिया तीनों ही खेलने के लिए जाने वाले थे। एंजिया को ऐसा लगता है इससे जियांग का थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। वो पहले उस बच्ची को मनाती है और कहती है, चलो साथ में खेलने के लिए चलते हैं। वो बच्ची भी रेडी हो जाती है। जियांग सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे पैरालाइज इंसान को फुटबॉल खेलने के लिए लेके जा रही है। एंजिया उसे गोलकीपर बना देती है। वो तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में खेल रहे होते हैं। उन दोनों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जियांग को लग रहा था कि एंजिया काफ़ी बदली बदली सी है। शायद वो डूबने वाले एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग सही जगह पर आ गया है। खेलने के चक्कर में यहाँ पर वो छोटी लड़की गिरने लगती है। एंजिया उसे संभालने के लिए गिरने लगती है तो जियांग व्हील चेयर से नीचे आकर के उन दोनों को ही सेव कर लेता है। तभी जियांग की मोम और उसका छोटा भाई यहाँ पर आ जाता है। ये लड़की आगे चल कर के बहुत बड़ी मेडिकल स्टूडेंट बनने वाली है। जियांग का भाई आगे चल के बहुत बड़ा आइडल बनने वाला था, यानी कि सिंगर बनने वाला था। एंजिया सोचती है कि बेटा वो सही में किस्मत वाली है, इतनी अच्छी फैमिली में, अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई है। जियांग का भाई एंजिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा ही उसके भाई को परेशान करती रहती थी। आज भी वो एंजिया को गलत समझ रहा था। जियांग और उसकी बेटी उसे एक्सप्लेन करते हैं उसकी मॉम को। एक्चुअल में एंजिया उन्हें बाहर खेलने के लिए लेकर के आए हुए थे। उन्हें काफ़ी मज़ा आया। जियांग को एंजिया घर में अंदर लेके जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। जियांग शर्मा रहा होता है और एंजिया इस चीज़ को समझ नहीं रही थी। उसे कहती है, देखो अब तुम मेरे लीगल हस्बैंड हो तो मुझे इतना कुछ तो खुद के लिए करने ही दो। लेकिन यहाँ पर जियांग उसे मना कर रहा होता है। एंजिया उसे कहती है, ओ कम ऑन यार, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। लेकिन जियांग एंजिया को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। बाहर वो छोटी बच्ची अकेले कॉर्न खा रही थी। एंजिया उसे कहती है, क्या उसे भूख लगा है। बेटी कहती है, हाँ। वो कहती है, तो तुमने बताया क्यों नहीं। छोटी लड़की कहती है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, सब काम में बिजी हैं इसलिए। एंजिया कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी फूड बना देती हूँ। वो बच्ची रेडी हो जाती है प्यार से। अब वह एंजिया को मॉम भी कह के पुकारने लगती है, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया था। एंजिया धीरे धीरे करके इस घर में सबका दिल जीत रही थी। वो बाहर जाती है, काफ़ी सारी टेस्टी चीज़ें बना के लेके आती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आता और वो छोटी बच्ची को खाने से रोक रहा था। एंजिया उसे खा के दिखाती और कहती है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जियांग कहता है, नहीं एक्चुअली वो छोटी बच्ची कुछ चीज़ों से एलर्जिक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर मना कर रहा था। तो वो यहाँ पर उसे कहती है। इसके बाद वो लोग सब साथ में खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर कि जियांग को ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा होता है। एंजिया जियांग को कमरे में लेकर के जाती है। वो यहाँ पर उसे कहती है कि डोंट वरी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी और हम नॉर्मल कपल की तरह सोने वाले हैं। वो दोनों बेड शेयर करके सो रहे थे। लेकिन रात में एंजिया जियांग से ही रिलेटेड सपने देख रही थी और उसे हक कर लेती है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। अगली सुबह जब वो जगती है तब भी वो जियांग के ही बॉडी को टच कर रही थी। वो ऑकवर्ड हो जाता है। एंजिया की नींद खुलती है, वो उससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और यहाँ पर जियांग शर्माते हुए वहाँ से चले जाता है। लेकिन एंजिया को लग रहा था कि वो उससे गुस्सा है। उनके बीच छोटे छोटे ही प्यार के मोमेंट क्रिएट हो रहे थे, बस वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। अगली बार वो लोग खा रहे थे तो एक दूसरे के साथ काफ़ी ऑकवर्ड थे। यहाँ पर उसका भाई गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि भाभी से ऐसे बिहेवियर नहीं करते हैं। अब एंजिया को समझ आता है कि एक्चुअल में जियांग का पैर ठीक हो सकता है। उसने अपनी दादी से कुछ मसाज के टेक्निक्स सीखे थे तो वह जियांग पर ट्राई करना चाह रही थी। वह जियांग को कमरे में लेकर के जाती है। सारे सोचने लगते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
बेचारा जियांग। अब वो कंफ्यूज था कि एंजिया क्या करने वाली है। वो उसे अपना पैंट उतारने के लिए बोलती है। जियांग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी ही देर में जियांग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब वो लोग सब समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, ये रोमांस कर रहे हैं या क्या चल रहा है। लेकिन एंजिया तो जियांग का मसाज कर रही थी। वह कहती है, मैंने मेरे ग्रैंड मदर से ये मसाज की टेक्निक सीखे हैं जिससे कि तुम्हारे पैरों में फीलिंग आ जाएगी। और यहाँ पर वो धीरे धीरे सच में वो फील लेने भी लगता है। उसके पैरों में सेंसेशन उसे फील होती है। वो पहली बार उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके दरवाज़ा नॉक करने लगता है। एंजिया बाहर निकलती है तो वो जीजी होती है। जीजी जियांग के भाई की टीचर थी। वो जियांग को पसंद करती थी। वो एक फेमस डॉक्टर को लेकर के आई हुई थी जियांग के पैरों का ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं। जीजी कहती है, देखो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसी वजह से मैं डॉक्टर को लेकर के आई हूँ। शुरुआत में तो जियांग उसे मना कर देता है, लेकिन जब एंजिया को पता चलता है ये वही डॉक्टर है जिसकी की मसाज टेक्निक उसकी ग्रैंड मदर ने सीखी थी और उसने एंजिया को बताया था, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी फेमस डॉक्टर आगे चल करके बनने वाला है। वो डॉक्टर भी यहाँ पर चेक करता है तो वो भी शौक हो जाता है और बोलता है कि ऐसी मसाज टेक्निक तो आज के टाइम में निकली ही नहीं है, तो तुमने कैसे सीखा। एंजिया कहती है, मैंने अपने ग्रैंड मदर से सीखा था। अब वो यहाँ पर जियांग को चेक करके बताते हैं कि अगर एंजी ऐसे ही मसाज करते रही तो जियांग जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, वो एंजिया को कहते हैं, एक काम करो, तुम ना अपना मसाज टेक्निक लिख करके मुझे दे दो, इससे मेडिकल में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। एंजिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तुरंत ही ऐसा करती है। वो डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाता है और एंजिया को अपने हॉस्पिटल आने के लिए कहता है क्योंकि उसने इस मसाज टेक्निक में, मसाज के वर्ल्ड में उसका बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया था। इनफैक्ट एंजिया उससे कहीं ज़्यादा खुश थी कि वो इतने फेमस डॉक्टर से मिल पा रही है। अब जियांग समझ नहीं पा रहा था कि एंजिया इतनी खुश कैसे है। गुस्से में आकर के जीजी एंजिया के ऊपर हॉट पानी का बोतल फेंकने वाली थी, लेकिन जियांग उसे सेव कर लेता है। सेव करने के चक्कर में वो उठ के खड़े हो जाता है। उसके घर वाले सब कमरे में आ जाते हैं। जियांग को अपने पैरों पर खड़ा होता देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि जीजी जो डॉक्टर लेकर के आई है उसकी वजह से जियांग खड़ा हो पाया, लेकिन जियांग सबको क्लेरिफाई करता है कि एक्शन में एंजिया के मसाज टेक्निक की वजह से ही जियांग आज चल पाया है। जियांग के भाई को तो भरोसा ही नहीं होता है। जियांग गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे नहीं समझ में है कि एक्शन में मैं किसके टेक्निक से खड़ा हो पाया हूँ। अब जीजी को यहाँ पर जियांग वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसके कॉलेज की टीचर है, उसके घर की मेंबर नहीं है। जीजी फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। जियांग यहाँ पर ऐसे एंजिया के धीरे धीरे करीब जा रहा था। एंजिया को लगता है कि वो ठीक होती है, उसके साथ रोमांस करने आ रहा है। वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वो उसके पैरों में दवा लगाने के लिए आ रहा है। वो नोटिस कर लिया था कि एक्शन में उसके पैर में इस तरीके से चोट लगा हुआ है, इसी वजह से वो उसे पैरों में इस तरीके से दवा लगा रहा होता है। अब यहाँ पर वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन खुश भी थी कि चलो कम से कम वो उसका ख्याल रख रहा है। दूसरी तरफ जियांग उसे अपनी पूरी मंथली दे देता है और एंजिया खुश हो जाती है। बट पिछली बार ऐसा था नहीं, तो वो सोच रही थी इस बार ऐसा क्या चेंज हो गया। अब एंजिया अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए जाती है। एंजिया के मॉम डैड के मौत के बाद उन लोगों ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया था। उसके अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा लालची थे और अब अपने बेटे के लिए एंजिया को और भी पैसा देने के लिए बोल रहे थे। एक्चुअल में एंजिया यहाँ पर इस तरीके से जो है हमेशा हर जियांग के पैसे ला करके उन्हें देते रहती थी। वो लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही गोल्ड डिगर थे और अब उन्हें यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। एंजिया उसे कहती है, मैं क्यों तुम्हारे बेटे को पैसे देने जाऊँ, ऐसा है ना कि तुम यहाँ पर खुद ही अपने बेटे के लिए पैसे लेकर के आओ। अब जियांग और उसका भाई दोनों ही एंजिया को उस घर से निकलते देखते हैं। उसके पास जियांग का पासबुक था। उसके भाई को लग रहा होता है कि वो जानबूझ करके यहाँ पर इस तरीके से पैसे उसके खर्च करने के लिए गई है। एंजिया सोचती है कि उससे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसे भी अमीर होना होगा। तभी वहाँ पर वो एक स्पेशल फ्लावर को देखती हैं जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी नॉर्मल दामों में बिक रहे थे, तो वो उन सारे फ्लावर पॉट्स को बाई कर लेती है। घर पर सब उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंजी इतने सारे फ्लावर पॉट लेके आती है। जियांग का भाई गुस्सा करने लगता है कि मेरा भाई इतने मेहनत से पैसे कमा रहा है, तुम उन्हें बर्बाद कर रही हो। जियांग अपने भाई को डांटते हुए कहता है, ये तुम्हारी भाभी है, तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो। ये पैसे मैंने एंजिया को दे दिए हैं, अब आगे उसकी मर्जी है, वो चाहे जो भी करे। एंजिया ने बता दी है कि अगले 10 से 15 दिनों में इन सारी चीज़ों के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। सिर्फ इतना दिन तुम लोग रुक जाओ, फिर देखना हमारे पास पैसों की बारिश होगी। जियांग का भाई गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है।
उसकी मॉम और जियांग दोनों ही एंजियो को सपोर्ट कर रहे थे। रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। एंजिया जल्दी जल्दी वो फ्लावर पॉट घर के अंदर कर रही थी, वरना वो भीग के ख़राब हो जाते। जियांग, उसकी मॉम, उसका भाई तीनों ही उसका हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग उन सारे पॉट को अंदर लेकर के जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से ठंड न लग जाए, इस वजह से मॉम ने सबके लिए जिंजर सूप बनाया हुआ था। जियांग और उसका भाई दोनों ही मिलकर के सारे फ्लावर पॉट को सुखा रहे होते। तभी न्यूज आने लगता है कि एक्चुअल में ये सारे फ्लावर के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअल में ये इनसे दवा बनता था, इसी वजह से उसे पता था, उसने इन चीज़ों को ख़रीद लिया था। जैसे ही ये बातें न्यूज़ में आती हैं सारे काफ़ी शौक हो जाते हैं। एंजिया ने जितना पैसा लगाया था उससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसे मिला। वो काफ़ी खुश हो जाती है और जियांग भी शौक था कि जो उसने कहा था वो सही ही कहा था। अब वो सारे पॉट्स को सेल करने का डिसाइड करती है ताकि उसे पैसे मिल सके और वो पैसे जो जियांग से उसने उधार लिए हैं वो उसे लौटा सके। उसका भाई शौक हो जाता है कि एंजिया सच में यहाँ पर टैलेंटेड है, लेकिन वो अब भी एंजिया से अच्छे से बिहेव करने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी फैमिली अब एक हैप्पी फैमिली बन के रह रही थी, लेकिन जीजी को चैन नहीं था। वो यहाँ पर जियांग और एंजिया को दूर करना चाह रही थी। अगले दिन जब एंजिया सारे फ्लावर पॉट्स को बेच लेती है तो वो जियांग के पास आती है और उसे उसका पासबुक निकाल के देते हुए कहती है, ये देखो, तुमने जितने पैसे मुझे दिए थे वो पैसे मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। जियांग उसे कहता है, तुम वाइफ हो मेरी, हमारे घर में जो वाइफ होती है वो ही यहाँ पर घर के खर्चे चलाते हैं, तो ये पैसे तुम्हारे हुए। एंजिया ये सुन के खुश हो जाती है और जियांग एंजिया को खुश देख के खुश था। एंजी अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए जाती है। उसने 3 दिन का समय दिया था ये घर खाली करने के लिए। वो लोग हमेशा ही उसे बुली करते रहते थे। वो लोग घर खाली नहीं कर रहे थे, वो लोग घर रेंट पर ले रहे होते हैं। एंजी कहती, ठीक है, 2000 मुझे चाहिए हर महीने। फ़िलहाल के लिए उसके अंकल वो पैसे दे देते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया था कि वो एंजिया से ये घर भी अपने नाम करवा लेंगे और पैसे भी उससे ले लेंगे। वो पैसे लेकर के लौट रही होती है। उसके भाई को अब भी लगता है कि वो अपने फैमिली वालों से कनेक्टेड है, तो वो अब भी उन्हें पैसे देने के लिए जा रही है, लेकिन एंजिया की असलियत उन्हें पता नहीं था। और इधर उसकी फैमिली वाले अब उसके खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब घर पे बैठ करके खाना खा रहे थे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो कहने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है जो जियांग के भाई के ग्रेड्स हैं वो सही नहीं है और वो बहुत ही ख़राब मार्क्स ला रहा है। एंजिया वहाँ पर उस बात पर हंसने लगती है। जीजी उन्हें बताती है कि पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से यहाँ पर उसके मार्क्स गिर रहे हैं। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं उसकी टीचर हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगी। मैं ज़रूर इसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि इसके मार्क्स आ सके अच्छे। वो तो बस जियांग के घर पर रहने का अपना इंतज़ाम कर रही होती है, जिसकी वजह से कि वो इस तरीके से जियांग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। और ये सब कुछ उसे समझ तो आ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंजिया उसे मना नहीं करती है। उसे फ्री का लेबर जो मिल रहा होता है, फ्री का टीचर मिल रहा था।